जय श्री राम बच्चों। डाइपोल मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। पिछली क्लास में हम 11वीं क्लास केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक टॉपिक करके गए थे, डाइपोल मोमेंट और उसकी एप्लीकेशंस। तो उसमें मैंने एक एप्लीकेशन तुम्हें एक्सप्लेन कर दी थी कि आप डाइपोल मोमेंट की मदद से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। टोटल 3 एप्लीकेशन थी, मैंने कहा था। तो टोटल 3 एप्लीकेशन है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी, नहीं देखी, एक बार वो पहले वो देख ले तो ये वाली क्लास ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो 3 एप्लीकेशन बताई गई थी, उनमें से एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करा गया था और 2 एप्लीकेशन के बारे में बोला गया था नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो जो बाकी के 2 एप्लीकेशन है कि डाइपोल मोमेंट की मदद से हम बॉइलिंग पॉइंट में प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं और डाइपोल मोमेंट से हम शेप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है वो पहले पिछली क्लास देख ले आराम से, तभी ये क्लास समझ में आएगी, वरना तक कोई फायदा नहीं है। तो हमने ये पढ़ा है कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उससे हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। आज मेरे पास सेकंड एप्लीकेशन है। विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन प्रिडिक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। अब इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास एक कंपाउंड है C2H2Cl2। मेरे पास एक कंपाउंड है C2H2Cl2। अब मेरे हिसाब से जो कंपाउंड C2H2Cl2 है वो मैं ऐसे बना सकता हूं, और वो कंपाउंड जो है C2H2Cl2 मैं ऐसे भी बना सकता हूं। इन दोनों कंपाउंड में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा। इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? इन दोनों कंपाउंड में ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में एकदम अपोजिट लगे हुए हैं, और इस कंपाउंड में क्लोरीन और क्लोरीन बिल्कुल आमने सामने लगे हुए हैं, बिल्कुल एक तरफ लगे हुए हैं। अब देखो, एक बार लॉजिक समझने की कोशिश करो। लॉजिक हमें ये कहता है कि जिसका मोलर मास ज्यादा हो उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक, ये लॉजिक हमने कहां पढ़ा था? ये लॉजिक पढ़ा था हमने 10th क्लास के अंदर कि जी मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, नीचे आते आते CH2 का अंतर होता है, 14 AMU का अंतर होता है, ये सब पढ़ा था हमने। और जैसे जैसे नीचे आते आते वैसे वैसे मास बढ़ता है, और मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। हमने होमोलॉगस सीरीज में 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब मेन पंगा क्या है? मेन पंगा ये है कि ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला सेम है। अब फॉर्मूला सेम है तो इनका मोलर मास सेम है, ये आइसोमर है एक दूसरे के। अब आइसोमर है तो क्या है, इनका मोलर मास सेम है, और मोलर मास सेम है तो मेरी समझ ये कहती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। मगर इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है अभी, डाइपोल मोमेंट पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करें, हम बॉइलिंग पॉइंट को ले रहे हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान सुनो, जिसमें क्लोरीन, मतलब जिसमें ये ऐसे बिल्कुल अपोजिट लगे हुए हैं, इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं ट्रांस, और इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं सिस। अब ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन और ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब ट्रांस और सिस में मोलर मास सेम है, आइसोमर है, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा, ये हम डाइपोल मोमेंट की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान दें। देखो बच्चों, ये क्लोरीन है, हम सबको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, नेट वेक्टर सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट क्या आने वाला है? 0 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज ना तो यहां जा पाएगा ना यहां जा पाएगा, अपोजिट चल रहे हैं, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। मगर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर खींच लेगा, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज की मूवमेंट हो जाएगी। यहां पे चार्ज मूवमेंट नहीं होगी, यहां पर चार्ज मूवमेंट नहीं होगी, और यहां पे चार्ज मूवमेंट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा,
इससे ज्यादा होगा। ठीक, यहां पर मैं एक बात थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट 0 होता है, हमें इसको ऐसे रखना चाहिए कि ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट सिस वाले से कम होता है। तुम कहोगे 0 ही तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। मान लो अगर यही कंपाउंड ये होता, है तो ये भी ट्रांस, मगर इसमें जितना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उतना ब्रोमीन नहीं खींच पाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट नेट 0 नहीं आएगा, वो बात अलग है, सिस से कम ही आएगा। तो ये नहीं बोलना, ये मन में नहीं बिठाना कि ट्रांस वाले का हमेशा 0 होता है, इधर 0 इधर 0 नहीं है, ये बता रहे ट्रांस वाले का हमेशा सिस वाले से डायपोल मोमेंट कम होता है। ठीक है, मगर हम डायपोल मोमेंट की मदद से क्या निकालने बैठे, हम बॉइलिंग पॉइंट निकालने बैठे हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताते हैं। तो देखो जी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज सिंपल है लेकिन थोड़ा दिमाग के साथ। क्या कि देखो यार, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक, और ये उसके जैसा दूसरा कंपाउंड है, और हम ये मान लेते हैं कंपाउंड है, ये पूरा बना लिया मैंने, हम ये मान लेते हैं ये भी ट्रांस है और ये भी क्या है, ये भी ट्रांस वाला कंपाउंड है, ये भी ये कंपाउंड है और ये भी ये वाला कंपाउंड है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, नहीं है। जब इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, तो दोनों पे कोई अट्रैक्शन जी बहुत कम हो गया, अट्रैक्शन तो नहीं होगी। हमने सुना पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, हमने सुना नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, हमने सुना हुआ है, मगर न्यूट्रल न्यूट्रल अट्रैक्ट ईच अदर हमने ये नहीं सुना हुआ। तो यहां पे क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये इनके में जो है अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है। लेकिन अगर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये क्या है, ये भी सिस कंपाउंड और ये भी सिस कंपाउंड है, तो सिस कंपाउंड में डायपोल था, मतलब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स आ रहे थे, यहां पर भी डायपोल था, तो यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे कुछ ना कुछ, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड जो होगा इसके कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को दूर करना मुश्किल हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। फिर से सुनो, देखो सबसे पहले देखो कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, समझो। बॉइलिंग पॉइंट होता है जो लिक्विड से गैस बनना, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड कोई गैस बन जाए, यही होता है। छठी से यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब छठी सातवीं से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड और गैस में अंतर क्या होता है। जो लिक्विड होता है मॉलिक्यूल पास पास, गैस होते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता होगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो दूर ही निकलते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता होगा। अब ये मॉलिक्यूल दूर निकलने के लिए क्या चाहिए जी, मॉलिक्यूल दूर निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है तो आराम से दूर हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लेके दूर होंगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ना के बराबर थी, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, तो ये आराम से अलग अलग हो सकते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस लिक्विड को गैस बनाना थोड़ा सा क्या है, आसान है इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज है तो क्या अट्रैक्शन होंगी, अट्रैक्शन है तो क्या है, तो भाई इनके बीच में जब इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है तो ऐसे लिक्विड तो अच्छे होंगे ना जिनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होगी, उनको गैस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मानेंगे। ठीक है जी, तो मैंने एग्जांपल देखो, मैं फिर से बता देता हूं, मैंने डायपोल मूवमेंट से समझाना शुरू करा कि विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मूवमेंट आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 201 डिग्री होगा, इसका 501 डिग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैंने कोई डिग्री नहीं बता रहा हूं कि इसका इतना होगा या इसका उतना होगा, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका ज्यादा होगा या उसका कम होगा, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं वी कैन प्रिडिक्ट, ओनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है। ठीक है जी, मैं एक बार पूरे के पूरे टॉपिक की समरी बना रहा हूं, फिर से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के दोनों क्या है, आइसोमर्स है, दोनों का मोलर मास सेम है। जब दोनों के दोनों आइसोमर्स है, दोनों का मोलर मास सेम है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और किसका ज्यादा किसका कम ये हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। एक बात, दूसरी बात ये मैंने ट्रांस और सिस का सिर्फ एग्जांपल लिया था,
जरूरी नहीं है तुम यही वाले आइसोमर्स का एग्जांपल लो, मेरे पास और भी आइसोमर्स है जिनके एग्जांपल से तुम कर सकते हो। जैसे तुमने सुना हो ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये पहले और 4 पर डाइक्लोरोबेंजीन, ये पहले और 3 पर डाइक्लोरोबेंजीन, ये पहले और दूसरे पर डाइक्लोरोबेंजीन। पहले और 4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, कॉमन नेम है। पहले और तीसरी पोजीशन को मेटा कहते हैं, कॉमन नेम है। पहली और दूसरी पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, कॉमन नेम है। ठीक, अब फिर से वही पूरी स्टोरी, सारे के सारे आइसोमर हैं, हाँ सबका फॉर्मूला सेम है, बस क्या हो रहा है फॉर्मूला सेम है लेकिन सबकी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, अब फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मोलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, मगर इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है जी, अब किसका ज्यादा किसका कम, डायपोल मोमेंट से पता लग जाएगा। जिसका डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बट एक बात नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके एक बात नोट कर ले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा मतलब उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा है। डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, मगर कब, इन द केस ऑफ आइसोमर, जब मोलर मास सेम हो तो। ये नहीं कि तुम मीथेन और प्रोपेन में बना दो ये तरीका, ना मीथेन प्रोपेन में तो प्रोपेन का ही ज्यादा होगा, प्रोपेन का मोलर मास ज्यादा होता है। हाँ, अगर ब्यूटेन या पेंटेन या हेक्सेन कोई भी चीज है जिसके 2-3 आइसोमर है वहां पर देखना है तुम्हें ये चीज। ठीक है, सिंपल सी बात, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इन द केस ऑफ आइसोमर्स। तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। सबने फिजिक्स में वेक्टर्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसके हिसाब से इसका वेक्टर 0 आएगा, इसका थोड़ा ज्यादा आएगा और इसका सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो वाले का, उससे कम किसका होगा, मेटा वाले का, और सबसे कम किसका होगा इनकी इस केस में, पैरा वाले का। तो ये मेरी सेकंड एप्लीकेशन थी, किस चीज के लिए, डायपोल मूवमेंट के लिए। पहली एप्लीकेशन मैंने बताई क्या कि विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मूवमेंट वी कैन, पहली एप्लीकेशन लास्ट क्लास में, विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मूवमेंट वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। दूसरी है विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मूवमेंट वी कैन प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं, बने रहो। ठीक है बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, with the help of dipole moment we can predict the shape of the molecule। एक एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम डायपोल मोमेंट की मदद से शेप भी निकाल सकते हैं, ध्यान दे देना। एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है BF3 का। थर्ड एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट वी कैन प्रिडिक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, BF3 का। अब देखो, भूल जाओ तुम्हें BF3 की शेप पता है, भूल जाओ। ठीक, BF3 की शेप क्या होती है तुम्हें नहीं पता, किसी रैंडमली किसी 9वीं 10वीं के बच्चे को या किसी कॉमन स्टूडेंट्स को उठा के पूछो कि भैया अगर मुझे एक चीज के अराउंड 3 चीजें लगानी है तो मैं कैसे लगाऊं, तो वो तुम्हें सजेशन करेगा भाई ये हो सकती है शेप, ऐसे लगा दो, ऐसे हो सकती है, ऐसे लगा दो, या फिर एक शेप ये हो सकती है, इसे सिमेट्रिकल बना के रखो। एक तो ये शेप हो सकती है कि भैया टी शेप बना दो, टी शेप। एक शेप हो सकती है ट्रायगोनल पिरामिडल बना लो भाई। एक शेप हो सकती है कैसी, स्क्वायर, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर बना लो, 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब BF3 के तुम्हारे पास 3 शेप्स है, या तो ये या ये या ये। अब मुझे चेक कर रहा है कौन सी शेप हो सकती है। अब मैंने देखा तो है ही नहीं, किसी साइंटिस्ट ने तो नहीं देखा BF3 कैसा होता है, किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है ही नहीं, कोई ऐसा कोई माइक्रोस्कोप ही नहीं है कि किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट, किसी मैटर की हम शेप देख पाए। तो हम क्या करेंगे, हम BF3 का डायपोल मूवमेंट निकालेंगे। BF3 का डायपोल मूवमेंट 0 आता है, 0। सुनने में अटपटा लगता है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल सकता है,
इसके पास 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3 फ्लोरीन होने के बावजूद इसका डायपोलमेंट 0 नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि BF3 है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो डायपोलमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब डायपोलमेंट इसका 0 आता है, यहां से मुझे पता लग जाता है कि अगर शेप ये होती तो इलेक्ट्रॉन यहां खींचता, माना कट हो सकता था, लेकिन जब यहां खींचता तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता। यहां पे 0 आ रहा है, मतलब ये प्रेडिक्शंस गलत है, ये नहीं हो सकती शेप इसकी। फिर से सुनो, अगर फ्लोरीन यहां और यहां है तो इधर खींचा, लाइट से 0 हो गया, मगर जब इधर खींचता तो उसे कौन रोकता? इलेक्ट्रॉन तो खींच जाता, तो डायपोलमेंट 0 तो ना आता, मगर उसका तो डायपोलमेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरी शेप की जो सोच है, प्रेडिक्शन है, वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर डायपोलमेंट ऐसा होता ये, तो ये इधर खींचता, तीनों जब खींचते तब भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आता, मगर डायपोल मोमेंट तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मेरी ये सोच भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको देखो, इसमें क्या होगा, अगर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो हम सबने पढ़ा हुआ है नेट वेक्टर सम नीचे आ जाएगा, और जब ये ऊपर खींचेगा तो वो वेक्टर सम एक दूसरे को कट कर देंगे, और इस केस में डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा, और आ क्या रहा है? 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब शेप ये होगी। तो विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मोमेंट मैंने प्रिडिक्ट कर लिया BF3 की शेप ट्रायगोनल पिरामिडल या टी शेप ना होके कैसी होगी? ट्रायगोनल प्लेनर शेप ही होगी, विद 120 डिग्री का एंगल, सिमेट्रिकल शेप होगी, जिससे डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, वेक्टर सम कट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास BeF2 है। BeF2 क्या होता है? BeF2 अब एक चीज के अराउंड 2 चीज लगी हुई, अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो BeFF, एक तो ये ऑप्शन, या भैया तो डायरेक्ट सीधे लगे होंगे या बेंट शेप में लगे होंगे, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी, अब डाटा से ये एनालाइज हुआ कि BeF2 की भी शेप भी क्या होती है? 0 होती है। अब सोचो, अगर इसकी शेप 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसकी शेप 0 आ रही है तो इसका एक ही मतलब है कि इसका डायपोल मोमेंट अगर 0 आ रहा है तो इसकी शेप पक्की बात लीनियर होगी, क्योंकि इसने इधर खींचा होगा, इसने इधर खींचा होगा, नेट 0 हो गया होगा। अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो शेप कैसी होगी? लीनियर ही रही होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इधर खींचता, ये इधर खींचता, नेट वेक्टर सम ऐसे आता, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, तो बेंट शेप होने का कोई चांस नहीं है, शेप लीनियर ही रही होगी। तो मेरी तीसरी एप्लीकेशन थी, विद द हेल्प ऑफ द डायपोल मोमेंट वी कैन प्रिडिक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हमने पहली एप्लीकेशन कौन सी पढ़ी? वीडियो नंबर 1 में पढ़ी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, उसमें से देख लेना। तो ठीक है जी, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी क्लास में बहुत अच्छी समझ में आएगी। अगर तुम्हें क्लास समझ में आ रही हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, तो भैया तुम क्लास को, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, बैचमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस आती ही रहती हैं। अगली क्लास तक के लिए जय श्री राम।